नमस्कार दोस्तों, डेली जीएस एनालिसिस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। इससे पिछली वीडियो में हमने लगभग 40 प्रश्नों को सॉल्व किया था और उसके विश्लेषण को भी देखा था। और ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए बगैर देर किए हम आगे के प्रश्नों को जो है देख लेते हैं। यहाँ पे 41वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतियाँ कास्ट स्थलाकृति से संबंधित हैं। यानी कि आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स आर एसोसिएटेड विद कास्ट टोपोग्राफी। पहला ऑप्शन है विलयन छिद्र, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है घोल रंध्र, तीसरा है जलज कर्तिका और चौथा है प्लंज फूल। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल 1, 2 तथा 3, ऑप्शन बी है केवल 1 तथा 2, ऑप्शन सी है 2, 3 तथा 4 और ऑप्शन डी है केवल 3 तथा 4। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, केवल 1 तथा 2। किसी भी चूना पत्थर या डोलोमिटिक क्षेत्र में विलयन और निक्षेपण की प्रक्रियाओं के माध्यम से भूजल की क्रिया द्वारा निर्मित विशिष्ट भू आकृतियाँ दिखाई देती हैं, जिसे कास्ट स्थलाकृति कहा जाता है। भूजल एक क्षरणकारी बल है या ठोस चट्टानों को विलेयित करने का कार्य करता है। भूजल द्वारा निर्मित क्षणकारी भू आकृतियों में विलयन, छिद्र, घोल, रंध्र, लैपिस और गुफाएं शामिल है। इसके द्वारा निर्मित निक्षेपण भू आकृतियाँ स्टेलेक्टाइट, स्टेलेमैग्नाइट और स्तंभ आदि हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ जो है भौतिक राशियां दी गई हैं और दूसरी तरफ जो है उनका एसआई मात्रक जो है दिया गया है। सबसे पहले है प्रतिरोध, फिर चालन, धारिता और प्रेरकत्व। इसमें जो है आपको सबसे पहले प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम। उसके बाद आता है चालन। चालन का क्या हो जाएगा, आप अपने हिसाब से एक बार बताएं चालन का क्या रहेगा। इसका हो जाएगा सीमेंस। उसके बाद आती है धारिता। धारिता का आपको बताना है कि क्या करेक्ट आंसर रहेगा, तो इसका हो जाएगा हेनरी। और उसके बाद है आपका प्रेरकत्व, यानी कि ये हो जाएगा फेराडे, यानी कैपेसिटेंस है ये फेराडे में आता है। ठीक है। लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या होगा आपको बताना है, तो मीटर रहेगा। द्रव्यमान किलोग्राम में आता है। समय जो है सेकंड में होता है। विद्युत प्रवाह सदैव जो है एम्पियर में होता है, जिसे ए से डिनोट किया जाता है। तापमान केल्विन में होता है। पदार्थ की मात्रा मोल में होती है। और उसके बाद जो है दीप्ति तीव्रता, उसको हम कैंडेला से जो है मेज़र करते हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वैसे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए। आपको ध्यान देना है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए आधार वर्ष है। ऑप्शन ए है 2004-2005, ऑप्शन बी है 2011-2012, ऑप्शन सी है 2015-2016 या ऑप्शन डी है 2010-2011। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, 2011 एवं 2012। IIP एक संकेतक है जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है। ठीक है जी। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो होता है, इसका जो आधार वर्ष है ये 2011-2012 जो है माना गया है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा 2 युग्म सही सुमेलित हैं। तो आपको बताना है वे कौन से 2 युग्म हैं जो सही सुमेलित हैं। एक तरफ जो है कवि एवं लेखक दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है उनका योगदान या उनके द्वारा रचनाएं जो हैं, कृतियां जो हैं वो दी गई हैं। सबसे पहले हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की जो 2 पुस्तकें हैं वो बहुत ही मशहूर हैं। एक है कामायनी और दूसरा है स्कंदगुप्त। उसके बाद है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की जो 2 पुस्तकें हैं वो है एक नीरजा और दूसरी है रश्मि। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की जो पुस्तक है वो है भारत भारती और साकेत, तो इसका ये करेक्टली मैच नहीं है। और धर्मवीर भारती जी की सबसे मशहूर और मेरी पसंदीदा उपन्यासों में से एक है गुनाहों का देवता। इसमें चंद्र और सुधा की प्रेम कहानी को बताया गया है। बहुत ही बेहतरीन उपन्यास है, आप ज़रूर पढ़ें अगर थोड़ा बहुत भी आपकी रुचि है उपन्यास पढ़ने में। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो करेक्ट मैच किया गया है वो है ऑप्शन ए, 1 तथा 2 दोनों। ये दोनों सही करेक्टली मैच किए गए हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह है। ऑप्शन ए है हाथी, ऑप्शन बी है बाघ, ऑप्शन सी है तलवार या ऑप्शन डी है वराह। तो आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
वो है ऑप्शन डी वराह। विजयनगर साम्राज्य 1336 से लेकर 1565 तक जो है रहा। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक जो है हरिहर प्रथम को माना जाता था। वर्ष 1336 से 1365 के मध्य विजयनगर पर 4 अलग अलग राजवंशों संगम, सालुव, तुलुव और अराविडू का शासन था। इब्न बतूता, निकोलो कॉन्टी या फरनाओ नूनीज जो हैं, इन्हीं के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में जो है के शासनकाल में ही ये लोग भारत आए थे। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिवास प्रतिरूप सड़कों, नदियों या नहरों के दोनों ओर विकसित होता है? ऑप्शन ए है वृत्ताकार, ऑप्शन बी है क्रॉस आकार, ऑप्शन सी है रैखिक या ऑप्शन डी है आयताकार। सो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ सेटलमेंट्स डेवलप्स अलॉन्ग द ईदर साइड्स ऑफ रोड्स और रिवर और कैनल्स? सर्कुलर, क्रॉस शेप्ड, लीनियर या स्क्वायर? सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी यानी रैखीय। बस्तियों का प्रकार आपको पता होना चाहिए, किस तरह की बस्तियां होती हैं। वैसे प्रायः आकार के आधार पर ग्रामीण बस्तियों को रैखिक, आयताकार, वृत्ताकार, तारे जैसा या फिर टी आकार के गांव, दोहरे गांव, क्रॉस के आकार के गांव आदि में वर्गीकृत किया जाता है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा, जो सड़कों, नदियों और नहरों के दोनों ओर विकसित होते हैं उन्हें रैखीय बोला जाता है। ठीक है जी। एक सीधी रेखा, मतलब एक सड़क है तो उसके दोनों तरफ बस्तियों का बस जाना, तो एक सीधी रेखा में बनते हुए चले जाते हैं आगे। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के प्रथम नियम का उदाहरण है? ऑप्शन ए है गेंदबाज का गेंद फेंकने से पहले दौड़ना, ऑप्शन सी है बंदूक का पीछे हटना, ऑप्शन बी है बंदूक का पीछे हटना, ऑप्शन सी है चिड़िया का उड़ना या ऑप्शन डी है दाहिनी ओर मुड़ने वाली बस में यात्रियों का बाईं ओर झुक जाना। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी यानी कि दाहिनी ओर मुड़ने वाली बस में यात्रियों का जो है बाईं ओर झुक जाना। न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व का नियम कहता है कि ये एक वस्तु जब तक स्थिर अवस्था में रहती है और एक गतिमान वस्तु एक स्थिर वेग के साथ गति में रहने की प्रवृत्ति रखती है, तब तक वह बाह्य बल द्वारा कार्य नहीं किया जा सकता है। तो न्यूटन के 3 नियम थे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पहला नियम है, यानी कि अगर कोई जो वस्तु है अगर एक जैसे कि गतिज अवस्था में है तो जब तक उस पर बाह्य नियम नहीं लागू होता है तब तक वो गतिज अवस्था में ही रहेगी, वो रुकेगी नहीं। उसे वेग का नियम कहा गया था, जड़त्व का नियम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विनिवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? वर्ष 1991 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश के लिए सी रंगराजन समिति का गठन किया गया था। दूसरा कथन है, विनिवेश विभाग का नाम बदलकर निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग कर दिया गया है। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल एक सही, ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन सी है केवल 2 सही या ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। सो आपको विनिवेश के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी यानी कि 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। श्रवण कुमार श्रमिक परिवार तीर्थ यात्रा योजना में पात्रता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, श्रमिकों को कारखाना अधिनियम वर्ष 1948 के अंतर्गत पंजीकृत प्रतिष्ठान में कार्यरत होना चाहिए। कर्मचारी का मासिक वेतन 10,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल 1 सही, ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन सी है केवल 2 सही और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए, श्रवण कुमार श्रमिक परिवार तीर्थ यात्रा योजना। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद द्वारा ऐतिहासिक, धार्मिक एवं दर्शनीय स्थलों के भ्रमण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसके अंतर्गत यात्रा व्यय हेतु अधिकतम 12,000 रुपये की एक मुश्त सहायता प्रदान की जाती है। इसकी पात्रता क्या है या शर्तें क्या हैं? श्रमिकों को कारखाना अधिनियम वर्ष 1948 के अंतर्गत पंजीकृत एक प्रतिष्ठान में कार्य करते होना चाहिए। कर्मचारी की मासिक वेतन, मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता दोनों को जोड़कर 15,000 से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि ये 10,000 बताया गया जो कि इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो मासिक भत्ता है, मूल वेतन और महंगाई भत्ता दोनों जोड़ करके वो 15,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। कर्मचारी कारखाने में कम से कम 6 महीने से लगातार कार्यरत रहा हो और आवेदन के समय भी वह कार्यरत होना चाहिए। ठीक है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवेदन करने की अंतिम तिथि संबंधित वर्ष की 30 सितंबर होगी। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग।
फतेहपुर सीकरी में मुग़ल बादशाह अकबर ने इबादत खाना बनवाया जो कि रिक्त स्थान था या डैश स्थान था। ऑप्शन ए है शाही परिवार के उपयोग के लिए एक मस्जिद थी, अकबर की निजी प्रार्थना कक्ष था, वह स्थान जहां अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ विचार विमर्श करता था, या सूफी संतों का विश्राम गृह था। सो अकबर ने जो फतेहपुर सीकरी में जो मुग़ल बादशाह अकबर ने इबादत खाना बनवाया था वो किस चीज़ के लिए बनाया गया था, आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वह स्थान जहां अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ विचार विमर्श करता था। ठीक है जी, तो उसे इबादत खाना कहा जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि का सभी ग्रामीण बस्तियों में प्रभुत्व है? ऑप्शन ए है प्राथमिक, ऑप्शन बी है द्वितीयक, ऑप्शन सी है तृतीयक, या ऑप्शन डी है चतुर्थक। सो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि का ग्रामीण बस्तियों में प्रभुत्व है, या ज़्यादा जो है इसका बोलबाला है। प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है या चतुर्थक है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आर्थिक क्षेत्रों का एक बुनियादी वर्गीकरण 5 आधारभूत क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र यानी कच्चा माल, द्वितीय क्षेत्र यानी विनिर्माण और उद्योग, तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र, और चतुर्थ क्षेत्र यानी ज्ञान का क्षेत्र, और पंचम क्षेत्र है निर्णय लेने वाला क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियाँ क्या होती हैं? प्राथमिक गतिविधियाँ प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करती हैं क्योंकि वे पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, निर्माण सामग्री और खनिजों के उपयोग आदि पर संदर्भित करता है। इसमें शिकार, संग्रहण, पशुचारण गतिविधियाँ, मछली पकड़ना, वानिकी, कृषि, खनन और उत्खनन शामिल है। तो ग्रामीण बस्तियाँ क्या है, किस पर निर्भर करती है? प्राथमिक में, यानी कृषि वगैरह करना, या फिर जो है जंगलों से मछलियाँ पकड़ना, कृषि खनन या फिर पशुचारण करना आदि में प्राथमिक क्षेत्रों में आते हैं। तो इसमें जो है ग्रामीण बस्तियाँ सबसे ज़्यादा इनकी आर्थिक गतिविधि इसी पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या यह कथन सही है या नहीं है? दूसरा कथन है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। डायनेमो क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यह भी सही हो जाएगा। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। बैटरी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जो कि इनकरेक्ट है। विद बैटरी क्या भाई, रासायनिक, उसके अंदर केमिकल होते हैं, वो केमिकल के जरिए जो है 2 टर्मिनल्स के जरिए इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह करती है ना, प्लस माइनस 2 टर्मिनल होते हैं। तो ये केमिकल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन डी, जो कि सही नहीं है। ठीक है जी, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है इसे आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने मंजूरी दी, और दूसरा कथन है MSP के दायरे में खरीफ की 20 से अधिक फसलें आती हैं। तो आपको नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है कि MSP के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसे आर्थिक मामलों की कैबिनेट की समिति की मंजूरी दी है, और दूसरा कथन है कि MSP के दायरे में जो है खरीफ की जो है 20 से अधिक फसलें आती हैं। तो नीचे दिए गए कथन में से कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से सही रहेंगे। सबसे पहला क्या दिया गया है कूट कि केवल एक सही है, दूसरा है 1 और 2 दोनों सही हैं, तीसरा है केवल 2 सही है, और चौथा है न तो 1 और ना ही 2। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के संदर्भ में आपको बताना है। इसे आर्थिक मामलों के कैबिनेट की समिति ने मंजूरी दी, क्या ये सही है या नहीं है। और इसके बाद दूसरा है MSP के दायरे में खरीफ की 20 से अधिक फसलें आती हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो है इसे आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने मंजूरी दी है, लेकिन इसके अंदर जो है 20 से अधिक फसलें आती हैं ये नहीं है। इसमें जो है 22 अनिवार्य फसलों को रखा गया है, 20 नहीं, टोटल जो है 22 फसलें हैं इसके अंदर। ठीक है जी, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास संस्था NEDA जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है, उसका जो है उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई है? तो आपको बताना है कि नेडा जो है गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास संस्था जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, इसकी स्थापना यूपी में कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1980, ऑप्शन बी है 1982, ऑप्शन सी है 1983, या ऑप्शन डी है 1985। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी 1983। गैर पारंपरिक
ऊर्जा विकास संस्था, जिसे हम नेडा कहते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1983 है। ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोत विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में आती है। संस्था के निदेशक मुख्य कार्यकारी और राज्य में ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के विकास कार्यक्रमों के निर्माण तथा कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है तथा साथ ही सरकार के सचिव अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करते हैं। संस्था के कार्य क्या क्या है मैं आपको बता दूं। ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण के नवीनीकरण स्रोतों की अवधारणा का प्रचार करना, विभिन्न क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों और ऊर्जा बचत के साधनों के उपयोग को बढ़ावा देना, ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण के नवीकरणीय स्रोतों के क्षेत्र के में मुख्य रूप से अनुप्रयुक्त प्रकृति का अनुसंधान और विकास करना। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल चित्रकार ने प्रथम बार साइबेरियन क्रेन और डोडो का चित्रांकन किया था? तो आपको बताना है वे कौन से चित्रकार थे जिन्होंने सबसे पहली बार साइबेरियन क्रेन और डोडो का जो है चित्र बनाया था। ऑप्शन ए है अबुल अल हसन ने, ऑप्शन बी है उस्ताद मंसूर ने, ऑप्शन सी है बिशन दास ने, या ऑप्शन डी है फारूक बेग ने। सो वो कौन से चित्रकार थे? हु वॉज अमंग ऑफ द फॉलोइंग मुगल पेंटर पेंटेड द साइबेरियन क्रेन एंड द डोडो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? अबू अल हसन, उस्ताद मंसूर, बिशन दास या फारूक बेग। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है फारूक बेग। एक चित्रकार के रूप में उस्ताद मंसूर ने अकबर के शासनकाल में, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है उस्ताद मंसूर का, ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। उस्ताद मंसूर ने अकबर के शासनकाल के अंतिम कुछ वर्षों के दौरान एक मामूली चित्रकारी के रूप में अपनी आजीविका की शुरुआत की थी। हालांकि बाद में वह जहांगीर के काल में महान चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुए और इन्होंने ही सबसे पहले जो है साइबेरियन सारस और डोडो को जो है चित्रित किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार हम लोग। पीएम गति शक्ति के तहत राष्ट्रीय योजना समूह द्वारा निम्नलिखित में से किस बुनियादी ढांचा परियोजना की सिफारिश की गई है? सो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय नेशनल प्लानिंग ग्रुप अंडर द पीएम गति शक्ति स्कीम। ऑप्शन ए है राजस्थान के सवाई माधोपुर और जयपुर के बीच ब्रॉडगेज लाइन, दोहरी लाइन। ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्वोत्तर रेलवे पर महाराजगंज के माध्यम से आनंद नगर घुघुली के बीच ब्रॉडगेज लाइन। ऑप्शन सी है ओडिशा राज्य में जूनागढ़ से नवरंगपुर स्टेशन के बीच ब्रॉडगेज लाइन, या ऑप्शन डी है उपयुक्त सही। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सारी ही जो हैं पीएम गति शक्ति योजना के तहत एक राष्ट्रीय योजना समूह द्वारा जो है बुनियादी ढांचा परियोजना की सिफारिश पर बनाया जा रहा है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ जो है उपग्रह दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है उनके ग्रह दिए गए हैं, तो आपको मिलाना है कौन सा ग्रह किससे संबंधित है। सौर मंडल में उनके ग्रह कौन कौन से आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या आएगा? आयो। आयो का जो ग्रह है वो है बृहस्पति। उसके बाद आपका आता है टाइटन। टाइटन का जो ग्रह रहेगा वो है शनि। उसके बाद है मिरांडा। मिरांडा का जो ग्रह रहेगा वो है यूरेनस और ट्राइटन का ट्राइटन रहेगा। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। पीली क्रांति का संबंध है, आपको बताना है कि जो येलो रिवॉल्यूशन था वो किस चीज़ से जो है एसोसिएटेड था, किस चीज़ से रिलेटेड था, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है गेहूं से, दूसरा है तिलहन से, तीसरा है दालों से, या चौथा है फल से। सो पीली क्रांति के बारे में आपको बताना है कि ये किस चीज़ से संबंधित थी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोग अक्सर क्या है गलती क्या करते हैं, वो पीला सोचते ही सबसे पहले उनके मन में दाल आता है, वो दालों पे गलती से टिक लगा कहते हैं, जबकि ये तिलहन से संबंधित है, ऑयल सीड्स से संबंधित है ना जी। तो ये तिलहन से संबंधित है। पीला मतलब सरसों तेल, याद रख लेना बस आप। ठीक है जी। तो भारत में तिलहन उत्पादन परिदृश्य में एक नाटकीय मोड़ देखा गया। वर्ष 1986-87 तक वार्षिक तिलहन फसलों में लगभग 11 मिलियन टन के वार्षिक उत्पादन के साथ देश ने एक नया जो है दशक की शुरुआत करी। शुद्ध आयातक राज्य में बढ़ते हुए आत्मनिर्भर और शुद्ध निर्यातक का दर्जा हासिल किया था। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन आयोजित किया गया। पहला है इलाहाबाद में, दूसरा है कलकत्ता में, तीसरा है बम्बई में और चौथा है मद्रास में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जो हुआ था ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए।
सॉरी चौथा अधिवेशन जो था वो इलाहाबाद में हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। पहला अधिवेशन जो हुआ था वो बम्बई में आयोजित किया गया था, इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। दूसरा आंदोलन जो है, दूसरा अधिवेशन जो है 1886 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन जो है 1887 में मद्रास में आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। और उसके बाद चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद प्रयागराज में आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। अगला प्रश्न है, पटना कलम डैश के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है लघु चित्रकला, ऑप्शन बी है वर्ली चित्रकला, ऑप्शन सी है कंपनी चित्रकला या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है पटना कलम जो है के रूप में जाना जाता है। पटना कलम के रूप में कौन सा जाना जाता है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी कंपनी चित्रकला, पटना कलम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के अनुसार फरवरी 2023 तक भारत में कितने स्टार्टअप होंगे, लगभग में बताना है आपको। सो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT जो है उसके अनुसार जो है भारत में लगभग कितने स्टार्टअप हो जाएंगे 2023 तक। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी, लगभग 90,000 के आसपास स्टार्टअप जो है 2023 तक हो जाएंगे, ये DPIIT का मानना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी ग्रह का पलायन वेग निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। ऑप्शन पहला कथन है ग्रह की त्रिज्या, दूसरा है ग्रह का द्रव्यमान, तीसरा है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, चौथा है वायुमंडल की उपस्थिति। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, ग्रह की त्रिज्या। सो किसी ग्रह का पलायन वेग जो है ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ना। ऑप्शन मैंने ये और ये दोनों मतलब सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद बढ़ने का अनुमान था। कितने प्रतिशत अनुमान था सकल जो GSDP है वो बढ़ने का, ये आपको बताना है। सो इन 2021-22 उत्तर प्रदेश ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP at constant price was estimated to grow at 4.2%, 4.8%, 5.2% और 5.8%। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन ए, इट्स 4.2%। 4.2% जो है 2021-22 में जो है स्थिर मूल्यों पर उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद बढ़ने का अनुमान था। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी काकोरी डकैती में शामिल थे। कौन कौन से आपको बताने हैं, कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। सबसे पहले है राम प्रसाद बिस्मिल जी, उसके बाद है राजेंद्र लहड़ी, उसके बाद है केशव चक्रवर्ती और उसके बाद है रास बिहारी बोस। सो वे कौन लोग थे जो कि काकोरी डकैती में शामिल थे। आपको बताना है कौन कौन से लोग थे जो शामिल थे इसमें। फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरीज वर इन्वॉल्व इन द काकोरी रॉबरी, कौन कौन से थे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। ये तीनों ही लोग जो है काकोरी जो है षड्यंत्र कह सकते हैं या डकैती जो थी उसमें शामिल थे। 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहड़ी और केशव चक्रवर्ती जो थे, मुकुंद लाल, बनवारी लाल सहित 10 क्रांतिकारियों ने काकोरी में डकैती की। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत में स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण आंदोलन काकोरी डकैती का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। ठीक है जी। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित यूरोपियों को उनके आगमन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहला है नीनो डी कुन्हा, दूसरा है वास्को डी गामा, तीसरा है फ्रांसिस्को दी अल्मीडा और चौथा है अल्फांसो दी अल्बकुर्क। तो आपको बताना है कि कौन सा पहले आया, कौन से उसके बाद आरोही क्रम में आपको जो है व्यवस्थित करना है इनके आगमन को। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि सबसे पहले जो है आपका जो है वास्को डी गामा आते हैं, यानी नंबर ये 1 हो जाएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, दूसरे नंबर पे कौन आएंगे, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं अल्फांसो दी अल्बकुर्क और चौथे नंबर पे आएंगे आपके नीनो डी कुन्हा, यानी कि
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पोषक चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है गैसीय चक्रों को पूर्ण चक्र माना जाता है, और दूसरा है अवसादी चक्रों में संग्राहक भूपर पट्टी में स्थित होते हैं। सो आपको बताना है विद रेफरेंस टू न्यूट्रिएंट साइकिल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज gaseous cycles are considered as perfect cycles, and second statement is for sedimentary cycles the reservoir is the earth crust. सो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको करेक्ट आंसर का चयन करना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, जलीकट्टू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला कथन है यह आंध्र प्रदेश का पारंपरिक खेल है, और दूसरा कथन है इसे पोंगल के दौरान जनवरी माह में मनाया जाता है। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। विद द रेफरेंस टू जलीकट्टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज़ अ ट्रेडिशनल स्पोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी ड्यूरिंग पोंगल। सो आपको बताना है out of these two statements which one is correct. सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, वो है ऑप्शन सी, यानी केवल 2 सही है। इसे पोंगल के दौरान जनवरी माह में मनाया जाता है। जलीकट्टू एक पारंपरिक खेल है जो भारतीय राज्य तमिलनाडु में लोकप्रिय है। इस खेल में लोगों की भीड़ एक जंगली सांड को छोड़ना शामिल है। इसमें प्रतिभागी सांड के कूबड़ को पकड़ने और यथासंभव लंबे समय तक सवारी करने और उसे नियंत्रण में लाने का प्रयास करते हैं। यह जनवरी माह में तमिल फसल उत्सव पोंगल के दौरान मनाया जाता है। सो जो पहला ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। यह आंध्र प्रदेश का पारंपरिक खेल नहीं है, यह तमिलनाडु में मनाया जाता है, तो यह आंध्र प्रदेश के लिए तो है ही नहीं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश बजट वर्ष 2023-24 में नई सड़कों और पुलों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश बजट वर्ष 2023-2024 के लिए जो है कितनी राशि का आवंटन किया गया है। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड इन उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 फॉर न्यू रोड्स एंड ब्रिजेस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि 21,159 करोड़ रुपए जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट के लिए सड़कों पुलों के सुदृढ़ीकरण के लिए जो है दिया है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कालपी किस नदी के तट पर स्थित है? आपको बताना है कालपी जो है ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है। कालपी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? फर्स्ट ऑप्शन इज नर्मदा, बी है यमुना, सी है सरयू, या डी है गंडक। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यमुना। कालपी उत्तर प्रदेश के जालौन जिलों में यमुना नदी के तट पर स्थित है। गंगा यमुना दोआब पर स्थित होने के कारण इसे आर्थिक महत्व को पहचाना जाता है। 10वीं शताब्दी ईस्वी में इस पर चंदेलों का शासन था। 12वीं शताब्दी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वांडीवास के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला कथन है यह द्वितीय कर्नाटक युद्ध का निर्णायक युद्ध था, और दूसरा है यह फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। सो विद द रेफरेंस टू द बैटल ऑफ वांडीवास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? इट वॉज द डिसीव बैटल ऑफ द सेकेंड कर्नाटिक वॉर, एंड द सेकेंड इज इट वॉज फॉट बिटवीन द फ्रेंच एंड द इंग्लिश। सो नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा करेक्ट रहेगा आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो वांडीवास के युद्ध के संदर्भ में बताया गया है वो है ऑप्शन सी, यानी कि केवल 2 सही है। यह फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया था। यूरोप में जब ऑस्ट्रिया ने वर्ष 1756 में सिलेसिया को पुनर्प्राप्त करना चाहा था तो सप्तवर्षीय युद्ध जो है शुरू हुआ था। ब्रिटेन एवं फ्रांस पुनः एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। तो वांडीवास का युद्ध जो हुआ था तृतीय कर्नाटक युद्ध का निर्णायक युद्ध 22 जनवरी 1760 को तमिलनाडु के वांडीवास में अंग्रेजों द्वारा जीता गया था। अंग्रेज जनरल आयर कूट के नेतृत्व वाली फ्रांस ने काउंट डी के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह से पराजित किया था। सन 16 जनवरी 1761 को आत्मसमर्पण किए जाने के पूर्व 8 महीने तक लैली द्वारा
वीरतापूर्वक पुडुचेरी की रक्षा की गई थी। जिंजी और माहे की हार के साथ भारत में फ्रांसीसी शक्ति न्यूनतम हो गई थी। लैली को युद्धबंदी के रूप में लंदन ले जाने के पश्चात फ्रांस के सुपुर्द कर दिया गया था, जहां उसे कैद किया गया और वर्ष 1766 में उसे मृत्युदंड दे दिया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पारिस्थितिकीय संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में इस कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जनसंख्या को एक विशिष्ट समय के में एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न प्रजातियों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरा है, किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले अलग अलग जीवों की किसी विशिष्ट समय पर अंत्यक्रिया को समुदाय के रूप में जाना जाता है। तीसरा कथन है, पारिस्थितिकी तंत्र को प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जाता है। और चौथा कथन है, जैव मंडल पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल एक दूसरे से परस्पर मिलते हैं। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है कि कौन सा इसमें से सही रहेगा। ऑप्शन ए है केवल एक सही, ऑप्शन बी है केवल ऑप्शन ए है केवल एक तथा दो, ऑप्शन बी है दो तथा तीन, ऑप्शन सी है तीन तथा चार और ऑप्शन डी है एक तथा चार। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सी, केवल तीन और चार जो है। पारिस्थितिकी तंत्र को प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जाता है और जैव मंडल पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल एक दूसरे से परस्पर मिलते हैं। अगला प्रश्न है, दीपोर बिल आर्द्र भूमि है। ऑप्शन ए है, आपको बताना है कि दीपोर बिल वेटलैंड कहाँ पर है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन डी है नागालैंड। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए यानी कि असम में। दीपोर बिल यह असम में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा घोषित एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है। दीपोर बिल को नवंबर 2002 में रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था। यह गुवाहाटी शहर असम के दक्षिणी पश्चिमी की ओर स्थित है तथा ब्रह्मपुत्र नदी का पूर्ववर्ती जल चैनल भी है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश बजट वर्ष 2023-2024 के संदर्भ में निजी नलकूप मालिकों की विद्युत खपत पर सहायिका यानी सब्सिडी को बढ़ाकर डैश कर दिया गया। तो कितने % की सब्सिडी जो है अब इन्होंने जो है नलकूप मालिकों पर प्रोवाइड करने की सोची है। उत्तर प्रदेश में आपको बताना है कि जो नलकूप वाले जो ट्यूबवेल वाले लोग हैं उनको जो है कितने % सब्सिडी 2023-2024 में दी जाएगी। With reference to Uttar Pradesh budget 2023-24, subsidy on the electricity consumption of private tube well owners will be increased to 70%, 80%, 100% और 67%। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी यानी कि 100%। उत्तर प्रदेश बजट वर्ष 2023-2024 की नीतिगत विशेषताएं हैं कि विद्युत सहायिकी यानी सब्सिडी जिसे बोलते हैं, निजी नलकूप मालिकों की विद्युत खपत पर सब्सिडी को वर्ष 2023-2024 में 50% से बढ़ाकर 100% कर दी जाएगी। इस उद्देश्य के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, कादम्बरी लिखी गई थी। ऑप्शन ए है बाणभट्ट द्वारा, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन द्वारा, ऑप्शन सी है तिरुवल्लुवर द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, कादम्बरी जो कहानी है वो बाणभट्ट की बहुत ही मशहूर कहानी कह सकते हैं इसे या उपन्यास कह सकते हैं आप, प्रसिद्ध जो है कहानी है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के एक सम्मानित दरबारी के रूप में प्रसिद्ध थे। यह ख्याति प्राप्त कवि और विद्वान थे। बाणभट्ट ने हरिश्चंद्र, हर्ष रचित और कादम्बरी जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी। यह कन्नौज में रहते थे। इनकी प्रशंसा हेनसांग के साथ साथ स्वयं हर्ष ने भी की है, यानी हर्षवर्धन ने भी की है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है किलिच खान, ऑप्शन बी है मुबारिस खान, ऑप्शन सी है शहादत खान या ऑप्शन डी है जुल्फ़िकार खान। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है किलिच खान। ठीक है जी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद। इट वॉज किलिच खान। ठीक है। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना किलिच खान ने की थी। इन्हें निजाम उल मुल्क के नाम से जाना जाता था। यह जुल्फ़िकार खान ही थे जिन्होंने सर्वप्रथम दक्कन में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जो है स्वतंत्र राज्य के विचार की कल्पना की थी, लेकिन 1713 में उनकी मृत्यु के साथ यह सपना अधूरा रह गया। तो किलिच खान मुग़ल बादशाह से खफा था जिसने मुबारिस खान को दक्कन का पूर्ण वायसराय नियुक्त किया था। तो उसने मुबारिस खान से युद्ध का निर्णय लिया और उसे पराजित किया और उसके पश्चात जो है हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य की
घोषणा करी थी या स्थापना करी थी। अगला प्रश्न है, वानरों में फर चुनने यानी कि फर पिकिंग का महत्व है। ऑप्शन ए है छोटों को वर्णित मुक्त करना, ऑप्शन बी है एक सामाजिक बंधन विकसित करना, ऑप्शन सी है जूं और खून का संभरण करना, या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। So the significance of fur picking in apes is to make the young ones wormy free or develop a social bond or feel on freed on lies and mites and none of the above. So इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है एक सामाजिक बंधन विकसित करना। फर चुनना वानरों और बंदरों में सार्वभौमिक आदत जूं या पिस्सू का शिकार नहीं है। वे स्वाभाविक रूप से एवं उल्लेखनीय रूप से इन कीड़ों से मुक्त हैं, उनमें ये कीड़े नहीं होते हैं। इसके विपरीत ये टुकड़ी के सदस्यों बंदरों के एक समूह के बीच सामाजिक संचार की एक भावना एक साधन है और इसे मजबूत करने के लिए लोग जो है एक दूसरे के बाल या जुएँ, ऐसा लगता है कि जुएँ निकाल रहे हैं पर वो फर चुन रहे होते हैं और बस सामाजिक संबंध जो स्थापित कर रहे होते हैं आपस में। अगला प्रश्न है, तितलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है ये एक सांकेतिक प्रजाति के रूप में कार्य करती हैं। दूसरा कथन है गोल्डन वर्ड विंग दुनिया का सबसे बड़ी तितली है। तीसरा है वाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई कन्नूर केरल की एक दुर्लभ प्रजाति तितली है। और चौथा है वयस्क तितलियों के छोटे लेकिन चमकीले रंग के पंख होते हैं। तो 77वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि 1 और 3 दोनों ही सही हैं। ये एक संकेतक प्रजाति के रूप में कार्य करती हैं। वयस्क तितलियों के जो पर होते हैं वो छोटे होते हैं लेकिन बहुत ही सुनहरे या चमकीले होते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2023-2024 में शिक्षा पर अपने कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया है। So Uttar Pradesh government has allocated how much percentage of its total expenditure on education in budget 2023 and 24? ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 12%, ऑप्शन सी है 11% या ऑप्शन डी है 13%। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि 13%। सो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है 2023-2024 के लिए शिक्षा पर अपने कुल व्यय का जो है 13% खर्च करने का जो है निर्णय लिया है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है अनुच्छेद 358 संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है। या दूसरा कथन है अपनी न्यायिक समीक्षा शक्ति के तहत उच्च न्यायालय केवल राज्य विधायी कानूनों की जांच कर सकते हैं। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है, बताना है कौन सा इनमें से करेक्ट है। ऑप्शन ए है केवल 1 सही, ऑप्शन बी है 1 तथा 2 दोनों सही, ऑप्शन सी है केवल 2 और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। सो विद द रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन ए है आर्टिकल 358 deals with the power of parliament to amend the constitution and its procedures, and second option is second statement is under its judicial review power the high court can only examine state legislative laws। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही। सो ये दोनों ही कथन सही है। आखिरी प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया था। ऑप्शन ए है नागपुर, ऑप्शन बी है अमरावती, ऑप्शन सी है इलाहाबाद और ऑप्शन डी है हरिपुरा। सो किस अधिवेशन में जो है सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से जो है अध्यक्ष चुना गया था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डैट इज़ ऑप्शन डी हरिपुरा। ठीक है, फरवरी 1938 में गुजरात के हरिपुरा में कांग्रेस की बैठक में सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। जैसा कि उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था, वे अपने इस विश्वास पर अडिग थे कि प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों की अपार क्रांतिकारी क्षमता है। उन्होंने योजना के माध्यम से देश के आर्थिक विकास की भी बात की थी तथा बाद में एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि कांग्रेस उन लोगों को नैतिक समर्थन देगी जो देशी रियासतों के शासन के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। सो दोस्तों, आज के लिए इतने ही प्रश्न। आगे के प्रश्नों को जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे और हो सकेगा तो मैं आज शाम तक या कल तक वो अगली वीडियो भी आपके साथ साझा कर दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।